तो आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 50 स्ट्रॉन्ग एसएमई कंपनीज की सीरीज का पार्ट 1 कवर किया था, जहां हमने पहली 25 कंपनियों को डिटेल्स में डिस्कस किया था। उनका परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी और फ्यूचर पोटेंशियल ये समझने का हमने प्रयास किया था। तो दोस्तों, अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग 25 कंपनियों के बारे में, यानी कि दोस्तों जो 26 से 50 तक होंगी, जो इक्वली पावरफुल और हाई ग्रोथ पोटेंशियल रख सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप इन कंपनियों पर, एसएमई कंपनियों पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की पहली कंपनी को देखेंगे, जो कि इस सीरीज की 26वीं कंपनी होगी। इसका नाम सहाना सिस्टम्स है। और ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये एक आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में ये कंपनी काम करती है। साथ ही कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेडिंग भी करती है। ओवरऑल दोस्तों, ये एक कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मानी जाती है। तो छोटी कंपनी है, लेकिन हम इसका सेल्स देखेंगे, अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दोनों जगह पर हमें ग्रोथ में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। मार्केट कैप छोटा है और एसएमई कंपनियों का ज़्यादातर दोस्तों मार्केट कैप छोटा ही होता है, और छोटा मार्केट कैप होता है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप जानिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल्स में नहीं देखेंगे, इनको हम मतलब फास्ट फॉरवर्ड ही तरीके से ही देखेंगे। आपको बाद में इन कंपनियों पर खुद से डीपली रिसर्च करना होगा। तो दोस्तों, इसका मार्केट कैप छोटा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आरओसी और आरओई जो इसका है काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, जो कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, जो निवेशकों का पैसा का यूज़ कर रही है, उसका इस्तेमाल अच्छे खासे ढंग से ये कंपनी कर रही है। इंडस्ट्री के पी से इस कंपनी का वैल्यूएशन यानी कि पी कम है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसका रिजर्व देखेंगे, इसका कर्जा देखेंगे, तो एक चीज़ हमें ये समझने में आ रहा है कि रिजर्व कम है और कर्जा ज़्यादा है। रिजर्व ज़्यादा है और कर्जा कम है। जब किसी भी कंपनी में, खास करके छोटी कंपनी में, कर्जा कम हो, रिजर्व ज़्यादा हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली जो पोजीशन है वो हमें प्रमोटर और पब्लिक के पास ही देखने को मिल रहा है। जब किसी भी कंपनी में प्रमोटर और पब्लिक के पास ही मोस्टली हिस्सेदारी देखने को मिले तो समझ जाइए कि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, खास करके जो एसएमई कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पर एफआईज और डीआईज बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। 27वीं कंपनी को देखेंगे तो इसका नाम सार टेलीवेंचर्स लिमिटेड है। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। 4G 5G टावर की इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस करती है। कंपनी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर रेवेन्यू कमाती है, इसी में इनका बिजनेस फैला हुआ है। इसका भी अगर हम टॉप लाइन देखें, अगर इसका बॉटम लाइन देखें, तो कंसिस्टेंसी हमें देखने को यहाँ पर भी मिलती है। मार्केट कैप इसका भी छोटा है। और इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो इस कंपनी का वैल्यूएशन आज के दौर में यानी कि पी 12 के आसपास के, वहीं पर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 17 का है। और पिग रेशियो के हिसाब से भी देखेंगे, यानी कि दोस्तों ग्रोथ के हिसाब से भी इसका जो वैल्यूएशन है ये सस्ता हो सकता है। अच्छी बात ये भी है कि कंपनी के पास जो रिजर्व है काफ़ी स्ट्रांग है। 880 करोड़ का अगर कंपनी रिजर्व बना कर रखे, उसके मुकाबले में उसके पास कर्जा 3 करोड़ का हो, तो यानी कि दोस्तों ना के बराबर कर्जा है। छोटी कंपनी है, लेकिन बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है। और छोटी कंपनी में हमें एफआईज और डीआईज की भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और थोड़ा मतलब एक अगर रिस्क फैक्टर ही देखना होगा इस कंपनी में, अगर आप रिस्क फैक्टर देखते हो तो ये बन सकता है कि प्रमोटर का पोजीशन कम है। जब छोटी कंपनी ग्रो करती हुई दिखे, अगर वहाँ पर प्रमोटर अपना पोजीशन बेचते हुए नजर आए, तो वहाँ पर चौकन्ना तो रहना ही चाहिए। तो इसके जो प्रमोटर हैं, पहले अगर हम देखेंगे तो 66% का शेयर हुआ करता था, जो आज के दौर में घटकर 45% का हो गया है। तो आप यहाँ पर सतर्क रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रमोटर को पैसे की ज़रूरत होती है तो अपने शेयर को बेचते हैं। लेकिन दोस्तों, छोटी कंपनी हो, अगर वहाँ पर प्रमोटर लगातार बिकवाली करते हुए नजर आए तो वहाँ पर हमें सतर्क तो रहना ही चाहिए। पब्लिक के पास हम देखेंगे, जो पहले 30% का पोजीशन हुआ करता था, आज के दौर में बढ़कर वो 45% का हो गया। यानी कि जब प्रमोटर ने बेचा है तो पब्लिक ने उसको खरीदा है, जब प्रमोटर बेचते हैं पब्लिक खरीदती है।
तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। 28वीं कंपनी को हम देखेंगे टेक इन्फोसेक लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो डेटा सिक्योरिटी पर फोकस करती है और इसी पर इनका बिजनेस है और रिस्क में जो असेसमेंट होता है उसी में इनका सर्विस है। तो दोस्तों जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो एक चीज़ तो है कि डेटा को सुरक्षित रखना भी मतलब रखना भी एक सुरक्षित डेटा को सुरक्षित रखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। बिकॉज अगर डेटा लीक होता है तो ये फ्यूचर के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में जो ये साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनियां हैं, ये वायरस से बचाती है, ये डेटा लीक होने से बचाती है। तो फ्यूचर में जैसे जैसे डेटा सेंटर ग्रो कर सकता है, तो वैसे वैसे में जो ये मतलब जो ऐसी कंपनियों का जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, जो डेटा सिक्योरिटी में काम करती है, जो साइबर सिक्योरिटी में काम करती है। तो उसमें इस कंपनी का बिजनेस है और यूनिक बिजनेस टाइप है इनका। अगर हम इनका सेल्स देखेंगे, इनका अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और एक उभरती हुई इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। मार्केट कैप छोटा है, तो हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं बिकॉज बहुत कम मार्केट में इस टाइप का बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं। तो छोटी कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, लेकिन हाई रिवॉर्डेबल भी ये कंपनी बन सकती है। पोटेंशियल इस कंपनी में नज़र आता है। इंडस्ट्री का पी जहाँ पर 22 का है, वहीं पर इस कंपनी का पी देखेंगे तो 61 का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वैल्यूएशन वाइज, पी वाइज ये कंपनी महंगी हो सकती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनियां लिस्ट हुई हैं, उनमें से ये कंपनी एक है। तो जब कोई यूनिक कंपनी होती है तो वहाँ पर उसका वैल्यूएशन देखा गया, अधिकतर देखा गया कि ज़्यादा ही होता है। तो इसका भी जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका जो आरओसी और आरओई है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है, नहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और एक और अच्छी बात ये भी है कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ना के बराबर है। यानी कि दोस्तों लगभग ये कंपनी डेब्ट फ्री है। प्रमोटर के पास जहां पर 56% का पोजीशन बना हुआ है, वहीं पर 42% का पोजीशन, 43% का पोजीशन पब्लिक के पास भी है। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो पब्लिक के अंदर भी हम इस कंपनी में एस इन्वेस्टर्स आई थिंक विजय केडिया जी का भी इस कंपनी में पोजीशन है। तो आप उनको देखकर डिसीजन मत लीजिए, लेकिन दोस्तों आप उनको देखकर रिसर्च कर सकते हो। तो इस यूनिक कंपनी पर, इंटरेस्टिंग कंपनी पर जो सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए और डीपली रिसर्च करना चाहिए। अगली कंपनी को दोस्तों देखेंगे, यानी कि 29वीं कंपनी। ये कंपनी काम क्या करती है? तो इस कंपनी का बिजनेस वही सोलर एनर्जी सेक्टर में इस कंपनी का काम है और यह सोलर एनर्जी सेक्टर में तो काम करती ही है। सोलर प्रोजेक्ट्स ईपीसी और ऑपरेशन सर्विसेज भी देती है। क्लीन एनर्जी सोल्यूशन के साथ दोस्तों लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर ये कंपनी काम करती है। और जिस तरीके से ये सोलर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो ऐसे में वैसे में जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनियां हैं जो ग्रो कर रही है, उन पर भी हमें रिसर्च करना चाहिए। तो ये भी कंपनी पिक्चर में आती है बिकॉज इसका हम सेल्स देखेंगे, इसका हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर 2023 में इसका जो सेल्स 6 करोड़ का हुआ करता था, आज के दौर में सितंबर 2025 में वो बढ़कर 125 करोड़ का हो गया है। यानी कि दोस्तों 2 सालों में जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से बढ़कर 122 करोड़ का हो जाए, तो हाँ पर हमें रिसर्च तो करनी ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आप कंपटीशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। मार्केट कैप 4,448 करोड़ का है और इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो 19 के आसपास का पी देखने को मिलेगा और इंडस्ट्री का पी 28 का है। यानी कि पीई वाइज इंडस्ट्री से कम का है। और जब किसी भी कंपनी का पी इंडस्ट्री से कम देखने को मिले, अगर उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिले, तो वहाँ पर हमें रिसर्च करना चाहिए। और पिग रेशियो देखेंगे तो अंडर वैल्यूड ये ग्रोथ के हिसाब से हो सकती है, लेकिन कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि ये अंडर वैल्यूड ही है। लेकिन आपको इसको समझना चाहिए कि जब कोई भी कंपनी हो, उसका पिग रेशियो 1 के आसपास देखने को मिले, तो समझ जाइए कि उसका वैल्यूएशन फेयर हो सकता है। जब 1 से ज़्यादा किसी कंपनी का पिग रेशियो निकल कर आए, तो वो ओवर वैल्यूड हो सकती है। जब किसी भी कंपनी का पिग रेशियो 1 से नीचे देखने को मिले, तो वो अंडर वैल्यूड उसका
पिग रेशियो के हिसाब से उसका जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड हो सकता है। तो ये चीज़ समझिए कि पिग रेशियो के हिसाब से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कम है, लेकिन जो ये इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री में पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसके पास कर्जा भी ठीक ठाक है, ये भी चीज़ आप समझिए। मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास है। जब प्रमोटर और पब्लिक के पास ही मैक्सिमम हिस्सा देखने को मिले तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा ही होता है। अगली कंपनी यूनी हेल्थ है हॉस्पिटल्स लिमिटेड। तो ये इसका बिजनेस क्या है तो आप समझ गए होंगे, बिकॉज नाम में ही इसका हॉस्पिटल्स है। तो ये कंपनी हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल टूरिज्म में काम करती है। हेल्थ कंसल्टेंसी और मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेडिंग भी करती है, उसी में इनका बिजनेस है। इंडिया के साथ दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स खासकर जो अफ्रीका है वहाँ पर इसका प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है। इस कंपनी पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को मिलता है। मार्केट कैप छोटा है तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड भी हो सकती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का कम होना ये भी एक अच्छी बात बन जाती है। वहीं पर मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी को हम देखेंगे एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है तो दोस्तों ये कंपनी फार्मा सेक्टर में जो ड्रग्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बनाती है। तो माइक्रो क्रिस्टलाइजिंग सेल्यूलोज जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करती है, फार्मा कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। इसी में इनका बिजनेस है और ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ बिजनेस है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें इनका जो बैलेंस शीट है उसमें देखने को मिलता है। बिकॉज इनका जो ग्रोथ है लगातार कंसिस्टेंट समय देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस कंपनी का ग्रोथ लगातार हो रहा है, जिसका शेयर ऊपर जा रहा है, तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है ऐसे ही आता जाएगा। हाँ, आने को आ भी सकता है अगर बिजनेस में दम हुआ तो। आपको इस कंपनी का लगातार कंसिस्टेंसी है ये देखकर डिसीजन नहीं लेना है, आपको इसके बिजनेस पर रिसर्च करना होगा। आपको खुद से ये सवाल ढूंढना होगा कि इसके बिजनेस में या इसके रिजल्ट में कंसिस्टेंसी क्यों है। अगर कंसिस्टेंसी है तो क्या ये कंसिस्टेंसी फ्यूचर में बनी रह सकती है, तो आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। अदरवाइज कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं लगातार कंसिस्टेंट तो रहती है वो और उसके बाद अचानक से गिरती हैं, बिकॉज वो उनका बिजनेस में दम ही नहीं रहता है। उनका बिजनेस में दम ही नहीं रहता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लगातार अपने बिजनेस को ग्रो कर सके या कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है जो अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखती है। तो आपको खुद से देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो ये कंसिस्टेंसी फ्यूचर में बना कर रख सकती है या जो ये बिजनेस है फ्यूचर में बड़ा कर सकती है। तो आपको खुद से ये सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। मार्केट कैप इसका भी छोटा है। पी वाइज देखेंगे तो इस कंपनी का वैल्यूएशन 30 का है। इंडस्ट्री का पी भी उसके आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये कंपनी 1 करोड़ का कर्जे पर बैठी है और 226 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ना के बराबर है। और ये अच्छी बात है, किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात तब बन जाती है जब उसके पास कर्जा ना हो। अगर छोटी कंपनी हो उसके पास कर्जा भी मजबूत हो तो वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ये डीआईज है इनके पास भी 3-4% का पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है। और अगली कंपनी को हम देखेंगे कोडी टेक्नो लैब लिमिटेड। तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों यह आईटी और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है। सॉफ्टवेयर एप्स डेवलपमेंट रोबोटिक सोल्यूशन पर काम करती है। एआई और ऑटोमेशन बेस्ड जो डिजिटल सोल्यूशंस होते हैं उसी को दोस्तों ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज ये भी जो इंडस्ट्री है ये ग्रोविंग मोड पे नज़र आ रही है। अच्छी बात ये है कि इस कंपनी का भी जो सेल्स है जो नेट प्रॉफिट है लगातार ग्रो करता हुआ नज़र आया है। मार्केट कैप 2629 करोड़ का है और इसका जो आरओसी और आरओई है काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो इसको इक्विटी से पैसा मिल रहा है, जो निवेशकों से पैसा इस कंपनी के पास आ रहा है, उसका यूज़ काफ़ी अच्छे खासे ढंग से ये कंपनी कर रही है।
पेग रेशियो के हिसाब से भी इस मतलब पेग रेशियो के हिसाब से हम देखने जाएंगे तो भी इसका वैल्यूएशन सस्ता हो सकता है, यानी कि अंडर वैल्यूड ये कंपनी हो सकती है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है लेकिन अच्छा खासा कर्जा अभी भी है। मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही हमें देखने को मिल रहा है। और अगली कंपनी को हम देखेंगे सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका बिजनेस क्या है? अगर हम इसका बिजनेस समझने जाए तो ये एक रिसाइकलिंग बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कॉपर स्क्रैप से वायर्स, रॉड्स और कंडक्टर्स बनाती है। रिसाइकलिंग के ज़रिए जो कॉस्ट एफिशिएंट होता है उसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, उसी में इनका बिजनेस है। तो दोस्तों जो ये रिसाइकलिंग वाला बिजनेस है ये फ्यूचर में और भी डिमांड में रह सकता है। तो ये भी चीज़ जानिए, कोई कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो फैंसी बिजनेस नहीं होते हैं लेकिन उसके बावजूद उसके बिजनेस में काफ़ी पोटेंशियल होता है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि सेल्स का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ दोनों जगह पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो सितंबर 2023 में इसका नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2025 में बढ़कर वो 14 करोड़ का हो गया है। यानी कि दोस्तों जो नेट प्रॉफिट है लगातार ग्रो करता हुआ हमें दिखा है। मार्केट कैप इसका भी छोटा है और इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से इसका हम वैल्यूएशन देखेंगे तो ये ज़्यादा है। अगर किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा देखने को मिले तो वहाँ पर एक चीज़ समझिए कि रिस्क भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कभी कभी कुछ कंपनियों का बिजनेस में मतलब कुछ बिजनेस इतना स्ट्रांग होता है कि उनका जो पी होता है वो इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा होता है। यानी कि उसमें निगेटिव वाली पॉइंट जब होती है तो प्लस वाला जो पॉइंट होता है यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो भी होता है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि इसका पी ज़्यादा क्यों है। अगर हम इसका आरओसी और आरओई देखेंगे तो अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा और कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये भी एक अच्छी बात बन जाती है। और दोस्तों ये जो कंपनी है रिजर्व 63 करोड़ का बनाकर बैठी है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है और अच्छी बात है। मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर के पास ही हमें देखने को मिल रहा है। और जब किसी भी कंपनी में 74% के आसपास का हिस्सा प्रमोटर खुद ही बनाकर बैठे हुए हो तो हमें उस कंपनी पर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आता है और कॉन्फिडेंस बढ़ भी जाता है। बिकॉज दोस्तों सबसे ज़्यादा एक कंपनी के बारे में किसी को पता होता है तो वो प्रमोटर ही होते हैं। तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम जो पोजीशन होता है 75% होता है। तो इनके पास हम देखेंगे तो 74% के आसपास का पोजीशन प्रमोटर के पास है। लेकिन अगर हम सितंबर 2024 में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 73.53% का शेयर हुआ करता था। यानी कि दोस्तों प्रमोटर ने अपना पोजीशन खुद ही बढ़ाया है। तो ये भी चीज़ आप समझिए। वहीं पर अगर हम देखेंगे पब्लिक के पास तो 25% का पोजीशन पब्लिक के पास हमें देखने को मिल रहा है। पहले इस कंपनी में एफआईज और डीआईज के पास भी पोजीशन हुआ करता था जो आज के दौर में लगभग बेचकर निकल चुके हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एफआईज और डीआईज ने प्रॉफिट बुक किया है। अगली कंपनी यानी कि दोस्तों 34वीं कंपनी को हम देखेंगे एबीएस मरीन सर्विसेज लिमिटेड। तो ये शिपिंग सर्विसेज सेक्टर में कंपनी काम करती हुई हमें दिखती है। और ये जो कंपनी है शिप मैनेजमेंट, क्रू हायरिंग, चार्टरिंग सर्विसेज भी देती है। गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर से मेजर बिजनेस इनका आता है और वहीं से ये कंपनी अपना जो बिजनेस है वो जनरेट कर रही है। सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ईयर बाय ईयर हम देखने जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कंपनी लगातार ग्रोथ करती हुई हमें दिख रही है। मार्केट कैप इसका भी छोटा है तो रिस्क यहाँ पर भी ज़्यादा है। पिग रेशियो के हिसाब से इस कंपनी का भी वैल्यूएशन कम हो सकता है। वहीं पर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 13 का है, वहीं पर इस कंपनी का पी देखेंगे तो 8 का। यानी कि दोस्तों जो ये इंडस्ट्री है इंडस्ट्री का पी ही बहुत कम है। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनका पी कम रहता है, ये भी आप ध्यान दीजिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ज़्यादा है और छोटी कंपनी में रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो आप लोग इसको भी समझिए। और दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो डीआईज के पास भी 6-7% का पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो डीआईज है वो लगातार इस कंपनी में बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। तो ये भी चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। और अगली कंपनी को हम देखेंगे काका इंडस्ट्रीज
तो ये कंपनी जो WPC प्रोफाइल होता है, यानी कि दोस्तों जो UPVC डोर्स और विंडोज़ होते हैं, उसी में इनका बिजनेस है। और काफ़ी मानी जानी ये कंपनी, मतलब इस सेक्टर में काफ़ी मानी जानी कंपनी ये है। और इनका भी अगर हम सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, मार्केट कैप देखेंगे, तो सेल्स और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप छोटा है और पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। वहीं पर अच्छी बात ये है कि इंडस्ट्री के पी से इसका जो वैल्यूएशन है वो कम है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का ज़्यादा होना, ये भी दोस्तों एक रिस्क बना, मतलब रिस्क वाला फैक्टर बन जाता है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी में हमें रिस्क देखने को मिल रहा है। वहीं पर जो मोस्टली पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही हमें देखने को मिल रहा है। और अगली कंपनी को देखेंगे, तनवल ई मोटर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, खास करके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उसको ये बनाती है। डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में ये खुद काम करती है। तो ईवी सेगमेंट में ग्रोइंग डिमांड का फ़ायदा इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। लेकिन दोस्तों रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में हमें देखने को मिलता है। बिकॉज जो हम इसका ग्रोथ देखेंगे, कंपनी ग्रोथ तो कर रही है लेकिन बहुत रैपिड ग्रोथ दिखा रही हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है, जिस तरीके से कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम कर रही है, उसको देखकर हम रिसर्च कर सकते हैं। मार्केट कैप दोस्तों जब किसी भी कंपनी का 194 करोड़ का हो तो उसके बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। बिकॉज 194 करोड़ का रिजर्व मतलब मार्केट कैप होना ये बताता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। कोई भी बड़ा निवेशक आता है तो ऐसी कंपनी को वो भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो ये भी चीज़ आप समझिए, अपने रिस्क को, अपने रिवार्ड को, दोनों को मैनेज कीजिए। ये भी चीज़ जानिए कि इस कंपनी में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है वो 34 का है। और अच्छी बात ये है कि इस कंपनी का जो पी है वो 13 का है। यानी कि इंडस्ट्री पी वाइज इसका जो वैल्यूएशन है वो कम है। तो अगर किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री वाइज अगर उसका पी कम हो तो वो एक रिसर्च मटेरियल तो बनी ही जाता है। खास करके एक ऐसी इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही हो जो इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक हो, तो हमें वहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। और ROC ROE देखेंगे तो अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। पिग रेशियो के हिसाब से ये भी कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का कम होना अच्छी बात हमेशा बन जाती है, खास करके छोटी कंपनियों के लिए अच्छी बात ही मानी जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही है। यानी कि दोस्तों रिस्क है। और कभी कभी दोस्तों ये ध्यान दीजिए, छोटी कंपनियों में जो प्रमोटर होते हैं वो बेचकर निकल भी जाते हैं। ये भी चीज़ आप जानिए। बिकॉज जो छोटी कंपनियां होती हैं, खास करके SME कंपनियां होती हैं, इनका जो न्यूज़ होता है ये निकल कर बहुत लेट आता है। जब न्यूज़ निकल कर आता है तब तक बहुत लेट हो गया होता है, तब तक बहुत देर हो गया होता है। ये चीज़ आप जानिए कि छोटी कंपनियों में रिस्क हमेशा बना रहता है। और दोस्तों 37वीं कंपनी को देखेंगे, एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड इसका नाम है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज और कंसल्टेंसी देने वाली कंपनी है। ट्रेनिंग, एडवाइजरी एंड R&D सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑटोमेटिव और इंजीनियरिंग सिस्टम रिलेटेड जो बिजनेस होता है, जो सोल्यूशंस होता है, उसमें दोस्तों इस कंपनी का कारोबार है। तो आप इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हो। बिकॉज दोस्तों बहुत कम इंडिया में इस टाइप का बिजनेस वाली कंपनियां मतलब लिस्ट है। तो एक यूनिक सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो आप इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बिकॉज दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब करने की वजह से हमें और भी हार्डवर्क करने का मोटिवेशन मिलता है और लगातार ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव टाइप के वीडियोस चैनल पर अपलोड होते भी रहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप 256 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों छोटी कंपनी ये भी है और छोटी कंपनी है तो रिस्क भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पिग रेशियो के हिसाब से ये भी कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। और स्टॉक का पी देखेंगे 27 का है और इस कंपनी का और इसका जो वैल्यूएशन मतलब जो इंडस्ट्री का पी है वो 20 का है। यानी कि दोस्तों इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा इसका वैल्यूएशन है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, ये एक अच्छी बात है। और इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रमोटर और पब्लिक के पास तो हमें हिस्सेदारी देखने को मिलेगी, लेकिन हम देखेंगे तो DIs अपना पोजीशन लगातार बढ़ाते हुए नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों FIs को हम देखेंगे तो FIs के पास पहले पोजीशन हुआ करता था, आज के दौर में FIs इस कंपनी से निकलते हुए हमें दिखे हैं। अगली कंपनी को देखेंगे यानी कि दोस्तों 38वीं कंपनी बिजोटिक कमर्शियल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है?
तो यह गारमेंट्स और फैब्रिक से ट्रेडिंग बिजनेस में से मतलब उसी में इनका बिजनेस है, यानी कि रेडीमेड जो कपड़े होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग मार्केटिंग इसको ये कंपनी संभालती है और इसी में इनका बिजनेस है। मेनली जो इनका बिजनेस है ये अप्रैल सेगमेंट में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ ही मिलकर ये कंपनी काम करती है और वहाँ से ही ये कंपनी बिजनेस अपना करती है। इनका अगर हम सेल्स देखेंगे तो 1-2 करोड़ के आसपास बना हुआ था, लेकिन सितंबर 2025 में देखेंगे तो इनका जो सेल्स है 8 करोड़ का हो गया। यानी कि दोस्तों जो 1 करोड़ के आसपास सेल्स करती थी वो 8 करोड़ के आसपास आज के दौर में सेल्स अपना नेट प्रॉफिट दिखा रही है। सेल्स तो कंपनी ने बढ़ाया ही है, लेकिन दोस्तों जब किसी भी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ इतना छोटा हो तो वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। वहीं पर अगर हम आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी कम है, यानी कि जो पैसे का यूज़ है वो किस तरीके से कम कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कई रीज़न भी हो सकते हैं और उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। पिग रेशियो के हिसाब से भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो इसका जो वैल्यूएशन है ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का कम होना अच्छी बात हमेशा बन जाती है। और ध्यान देने वाली बात ये है जो दिसंबर 2024 में प्रमोटर के पास 70% का हिस्सा हुआ करता था, आज के दौर में यानी कि अप्रैल 2026 में अगर हम देखने जाएंगे तो प्रमोटर के पास 75% का पोजीशन हो चुका है। यानी कि दोस्तों प्रमोटर अपनी कंपनी में खुद ही खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और जब किसी भी कंपनी में प्रमोटर की तरफ से खरीदारी होती हुई हमें दिखे तो वहाँ पर एक अच्छा सिग्नल ज़रूर बन जाता है। लेकिन दोस्तों कोई फिक्स रूल नहीं होता कि प्रमोटर खरीद रहे हैं तो ये कंपनी कल के दिन भागी जाएगी। हाँ, इस कंपनी में कुछ तो यूनिक पॉइंट हो सकता है, कुछ तो हो सकता है जो प्रमोटर को पता है या कंपनी टॉप से नीचे आई है, जिस वजह से प्रमोटर को लगता है कि फ्यूचर में हमारी कंपनी में और भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का, इसलिए प्रमोटर ने खरीदा है। और कोई इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, आपको उन रीज़न के बारे में नहीं, आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझना होगा। 39वीं कंपनी को दोस्तों हम देखेंगे टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड। तो ये भी एक यूनिक टाइप की बिजनेस है, यह साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ऑर्गेनाइज्ड के डेटा और डिजिटल एसेट को सिक्योर कैसे रखना है उसी में इनका बिजनेस है। और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की दुनिया बढ़ रही है, जैसे जैसे डेटा सेंटर ओपन हो रहे हैं, तो ये जो साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनियां हैं उनका रोल बढ़ जाता है। सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर हम ईयर बाय ईयर देखने जाएंगे तो हम इस कंपनी में लगातार ग्रोथ होता हुआ हमें दिखा है। मार्केट कैप छोटा है, पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। अच्छी बात यह है कि जो इसका आरओसी आरओई है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन ज़्यादा है, यानी कि दोस्तों ये भी चीज़ आप समझिए कि इंडस्ट्री वाइज वैल्यूएशन ज़्यादा है और ये कंपनी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री कंपनी भी है। प्रमोटर के पास 63% का पोजीशन है, पब्लिक के पास 33% का पोजीशन है। वहीं पर एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो पहले इनके पास पोजीशन हुआ करता था, जो आज के दौर में एफआईज तो लगभग निकाल ही गए हैं, लेकिन डीआईज के पास आज के दौर में पोजीशन है, लेकिन डीआईज भी इस कंपनी में बिकवाली करते हुए दिखे हैं। वहीं पर डीआई पब्लिक के अंदर हम देखेंगे तो विजय केडिया सर के पास भी इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन है। आपको विजय केडिया ने खरीदा है, इसको देखकर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस बिजनेस के बारे में रिसर्च करना होगा। बिकॉज जो ये बिजनेस है ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की दुनिया बढ़ेगी, जैसे जैसे डेटा सेंटर का यूज़ बढ़ेगा, जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ेगा, तो वैसे में साइबर सिक्योरिटी वाली जो कंपनियां हैं इनका भी बिजनेस बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। 40वीं कंपनी को हम देखेंगे आरबीएम इंफ्राकॉम लिमिटेड। तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है, तो यह एक ईपीसी इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है। ऑयल एंड गैस, सीमेंट और पावर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स करती है। मेंटेनेंस, टेस्टिंग, कमीशनिंग सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। तो इसी सेक्टर में दोस्तों इनका बिजनेस होता है। सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट कैप छोटा है, रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज, तो इसका बिजनेस हम देखेंगे पहले। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज कंपनी है। डिजिटल इंजीनियरिंग टेक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ग्लोबल क्लाइंट के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी ये कंपनी बनाती है, यानी कि दोस्तों ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। और इसका भी हम सेल्स देखेंगे तो 16 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ का हो गया। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ का हो गया, यानी कि दोस्तों ग्रोथ इस कंपनी में लगातार हो रहा है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और इसका भी वैल्यूएशन वाइज देखेंगे, यानी कि दोस्तों पिग रेशियो के हिसाब से, यानी कि ग्रोथ के हिसाब से ये भी कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कुछ भी नहीं है, यानी कि दोस्तों ये भी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री कंपनी है। और प्रमोटर और पब्लिक के पास ही मोस्टली पोजीशन हमें देखने को मिलेगा।
और अगली कंपनी मैक्स वोल्ट एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो अगर हम इनका बिजनेस देखने जाएंगे तो ये लिथियम आयन जो बैटरीज होती है और जो लिथियम आयन बैटरीज है इसका बिजनेस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, बिकॉज जैसे जैसे ईवीज की दुनिया बढ़ेगी तो वैसे वैसे में जो बैटरीज है ये भी बढ़ेंगे, तो उसी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना होगा। और ये ईवीज और एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन में इनका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है, ग्रोविंग ईवी सेक्टर है उससे रिलेटेड ये कंपनी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो आप इस कंपनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, आप इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको इस कंपनी पर स्टडी करना चाहिए, बल्कि दोस्तों मैं तो बोलूँगा आपको इस कंपनी पर डीपली स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। नेट प्रॉफिट देखेंगे, सेल्स देखेंगे, लगातार ग्रो हुआ है और पिग रेशियो के हिसाब से इसका भी जो वैल्यूएशन है ये सस्ता हो सकता है, यानी कि अंडर वैल्यूड हो सकती है। वहीं पर इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक दिख रहा है, यानी कि 28 का इंडस्ट्री का पी है, वहीं पर इसका पी 26 के आसपास का है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का कम होना अच्छी बात है और मोस्टली जो पोजीशन है यहाँ पर भी प्रमोटर और पब्लिक के पास ही हमें देखने को मिल रहा है। केसर इंडिया अगली कंपनी, ये रियल इस्टेट दोस्तों कंपनी है, रियल इस्टेट सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उसको देखते हुए दोस्तों इस कंपनी पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी ये कंपनी बनाती है। केसर लैंड्स इनका ब्रांड है, उसके अंतर्गत दोस्तों ये कंपनी अपना काम करती है, यानी कि दोस्तों उसी के नाम से ये कंपनी विख्यात है और अपना जो बिजनेस है लगातार बढ़ा रही है। सेल्स में देखेंगे, नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नज़र आता है। मार्केट कैप छोटा है और जो ये इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी उतना ही बड़ा है और पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। वहीं पर इस इंडस्ट्री का पी 27 का है, वहीं पर इस कंपनी का पी 116 का है, यानी कि इंडस्ट्री वाइज इसका पी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों इसका जो ग्रोथ है ये भी इंडस्ट्री वाइज काफ़ी ज़्यादा है, उसी वजह से इसका जो अगर हम देखेंगे पिग रेशियो यानी कि ग्रोथ के हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा भी कम है और अच्छी बात ये है कि प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ा पोजीशन है और पब्लिक के पास 11% का पोजीशन है। और हम ध्यान देंगे तो जो एफआईज है इनके पास भी काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है और छोटी कंपनियों में एफआई जो एसएमई कंपनियां होती हैं यहाँ पर एफआईज की पोजीशन हमें बहुत कम देखने को मिलती है। अगर किसी एसएमई कंपनी में एफआईज की तरफ से बड़ी पोजीशन हमें देखने को मिले तो उस कंपनी में कुछ यूनिक पॉइंट हो सकता है, ये भी चीज़ आप जानिए। तो इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको इस इंडस्ट्री पे यानी कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को इस इंडस्ट्री पर रिसर्च करते हो तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। 44वीं कंपनी को देखेंगे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो दोस्तों ये केपी ग्रुप की कंपनी है, यानी कि दोस्तों माना जाना ग्रुप है या स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर में कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी अगर हम देखने जाएंगे तो जो फैब्रिकेटेड होते हैं, जो हॉट डिप स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं उसको दोस्तों ये कंपनी बनाती है। तो ये यूज़ कहाँ पर होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ भी होता है। इनडायरेक्टली दोस्तों ये उसी से जुड़ी हुई कंपनी है। और इनमें एक और लिस्टेड कंपनी है केपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि काफ़ी मानी जानी कंपनी है। उसमें इनका जो मोस्टली यूज़ होता है वो उनके लिए ही होता है, उनके साथ मिलकर ये कंपनी काम करती है, यानी कि दोस्तों जो दूसरी कंपनी है उसको भी फ़ायदा मिलता है और उसकी वजह से इस कंपनी को भी फ़ायदा मिलता है। यानी कि दोस्तों केपी ग्रुप्स के इकोसिस्टम की वजह से इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा ज़रूर मिलता है। सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ग्रोथ नज़र आएगा। मार्केट कैप यहाँ पर भी छोटा है और आरओसी आरओई स्ट्रॉन्ग है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। वहीं पर इंडस्ट्री वाइज भी देखेंगे तो ठीक ठाक इस कंपनी का वैल्यूएशन दिख रहा है, यानी कि दोस्तों इंडस्ट्री वाइज भी इसका पी कम है। वहीं पर रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कम देखने को मिलेगा। प्रमोटर और पब्लिक के पास ही मोस्टली पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है। और सवालिया फूड्स एक और कंपनी, यह डिहाइड्रेटेड जो फूड्स होते हैं उसी में दोस्तों इनका बिजनेस है, उसी में इनका कारोबार है। मेनली जो ड्राइड वेजिटेबल्स और फूड प्रोसेसिंग वाला काम है उसी में दोस्तों ये कंपनी काम करती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ग्रो क्या है 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है, तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। अगर हम ईयर बाय ईयर देखने जाएंगे तो जो इसका नेट प्रॉफिट है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। मार्केट कैप छोटा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आरओसी आरओई यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रांग ही हमें देखने को मिल रहा है।
और इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो इसका जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है। ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इस इंडस्ट्री का पी 26 का है, वहीं पर इस कंपनी का पी 43 का है। अच्छी बात ये है कि इसका भी जो वैल्यूएशन है वो पिग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड दिख रहा है, यानी कि दोस्तों ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है, ये भी चीज़ आप जानिए। और अधिकतर जो कंपनियां एसएमई कंपनियां हैं, जो माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां हैं, यहाँ तक कि दोस्तों जो मिड कैप और स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं, वहाँ पर भी आज के हम दौर में हम देखते हैं तो टॉप से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है। तो ऐसे में जो एसएमई कंपनियां हैं यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, तो जिसकी वजह से जो पिग रेशियो है वो काफ़ी नीचे आया है। यानी कि दोस्तों आज के दौर में ये कंपनियां काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पर खड़ी हुई नज़र आती है। तो हम इस इंडस्ट्री पर, यानी कि दोस्तों इस सेगमेंट पर हम फोकस रख सकते हैं। अगर जो कोई एसएमई कंपनियों को ट्रैक करता है तो आपको ऐसे सिचुएशन में ही उन पर रिसर्च करना चाहिए जब वहाँ पर गिरावट हो। बिकॉज दोस्तों जब मार्केट में बुल रन होता है तो एसएमई कंपनियां बहुत तेजी से भागती हैं, उनमें दम हो ना हो, लगातार जब बड़ी कंपनियां भागती है तो इंडेक्स के साथ ये कंपनियां भी ऊपर चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब गिरावट मार्केट में होता है तो एसएमई कंपनियां जो होती हैं वहाँ पर गिरावट भी उसी लेवल का होता है। अगर जो बड़ी कंपनियां हैं वो 10-20% गिरती है तो एसएमई कंपनियां 50-60% भी गिर जाती है। तो ये भी चीज़ आप जानिए कि यहाँ पर वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगली कंपनी सोक्स लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। सोलर एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स पर ये कंपनी काम करती है। ईपीसी मॉडल्स पर डिजाइनिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक भी इस कंपनी का कारोबार है। तो हम इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। इसका भी हमें ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है। मार्केट कैप दोस्तों यहाँ पर भी छोटा है, यानी कि दोस्तों रिस्क यहाँ पर भी अच्छा खासा है। और गिरावट देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे गिरावट में भी कंपनी नजर आएगी। पिग रेशियो के हिसाब से यहाँ पर भी हमें अंडर वैल्यूड कंपनी का पोजीशन देखने को मिल सकता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है लेकिन अच्छा खासा कर्जा भी है, ये भी चीज़ आप ध्यान दिए। लेकिन अच्छी बात ये है कि प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ा पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है। वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये एक आईटी सर्विसेज और सास बेस्ड कंपनी है और बैंकिंग, ईआरपी, ई गवर्नमेंट सोल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मेनली दोस्तों जो सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसिंग सर्विसेज होते हैं उसी पर ये कंपनी फोकस करती हुई हमें दिखती है। नेट प्रॉफिट इसका 9 करोड़ 10 करोड़ का इस क्वार्टर में बढ़ा है, यानी कि दिसंबर मंथ में दिखा है। लेकिन हम इसको ईयर बाई ईयर देखने जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका जो नेट प्रॉफिट है लगातार ईयर बाई ईयर ग्रो किया है। मार्केट कैप इसका भी छोटा है। पिग रेशियो के हिसाब से ये भी कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा यहाँ पर भी कम है और मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही हमें देखने को मिल रहा है। अकीको ग्लोबल, तो बोलोगे ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये बैंक और एनबीएफसीज के लिए चैनल पार्टनर के रूप में काम करती है। क्रेडिट कार्ड्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सेल्स में ये कंपनी मदद करती है और इसका भी सेल्स और नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है। मार्केट कैप यहाँ पर भी छोटा है, पिग रेशियो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और वहीं पर इंडस्ट्री के पी से देखेंगे तो इसका जो वैल्यूएशन है, इसका जो पी है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, एक अच्छी बात है। प्रमोटर और पब्लिक के पास यहाँ पर हमें मोस्टली हिस्सा देखने को मिल रहा है। इटकॉन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड, तो बोलोगे इस कंपनी का कारोबार क्या है? तो ये रिक्वायरमेंट और स्टाफिंग सर्विसेज कंपनी है। आईटी कंसल्टेंसिंग और माइंड पावर सप्लाई ये कंपनी करती है और ये भी बिजनेस दोस्तों बढ़ रहा है, ऐसा बहुत फैंसी बिजनेस नहीं है। तो आप इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप इसका भी छोटा है और इसका वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो 69 का इसका पी है और इस इंडस्ट्री का पी 20 का है, यानी कि दोस्तों इंडस्ट्री के पी से इसका जो वैल्यूएशन है ये ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और पिग रेशियो के हिसाब से, यानी कि ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी महंगी हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि इसका जो ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन है ये भी ज़्यादा हो सकता है। ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, ये एक अच्छी बात है। वहीं पर हम ध्यान देंगे तो प्रमोटर अपनी कंपनी में बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। जो प्रमोटर के पास मार्च 2024 में 59% का पोजीशन हुआ करता था वो दिसंबर 2025 में घटकर 56 करोड़ का हो गया, यानी कि प्रमोटर अपनी कंपनी में बिकवाली करते हुए हमें दिख रहे हैं। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और 50वीं कंपनी को हम देखेंगे तो पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। यह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। वेल्डिंग और प्रोडक्शन लाइन ऑटोमेशन में ये कंपनी स्पेशलाइज मानी जाती है। ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए कस्टमाइज मशीन्स बनाती है, उसी में इनका बिजनेस है। सेल्स देखेंगे सितंबर
24 में इनका सेल्स 58 करोड़ का था, जो बढ़ते हुए आज के दौर में 71 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, सितंबर 2024 में 6 करोड़ का था, जो आज के दौर में बढ़कर 8 करोड़ का हो गया है। यानी कि सेल्स में, नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप यहाँ पर भी छोटा हमें देखने को मिल रहा है। पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी फेयर वैल्यूड पे हमें देखने को मिल रही है। यानी कि इसका जो वैल्यूएशन है, ये ना तो ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। यानी कि इसका जो वैल्यूएशन है ये फेयर हो सकता है। ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। इंडस्ट्री वाइज भी इसका पी देखेंगे तो ठीक ठाक में दिख रहा है। यानी कि जो इंडस्ट्री का पी जो है उसके आसपास इसका भी पी है, तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी ये बन जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का रीच बढ़े। तो दोस्तों, चैनल को ग्रो करने में आप लोग भी अपनी तरफ से योगदान जरूर दीजिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, और मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास हमें देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात ये है कि डीआईएस के पास 7% से ज़्यादा का पोजीशन है, और छोटी कंपनी में डीआईएस के पास पोजीशन हो और 7-8% का पोजीशन हो तो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो बनता है। वहीं पर डीआईएस के पास पहले 7% से ज़्यादा का शेयर था, जो सितंबर 2025 में बिकवाली करते हुए दिखे थे। लेकिन इस क्वार्टर में डीआईएस अपना पोजीशन फिर से बढ़ाते हुए दिखे है। तो आप इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हो कि ऐसा क्या हाइडन फैक्टर है, ऐसा क्या इस कंपनी में है जो डीआईएस इस कंपनी में खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है। तो वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। कुछ बार से करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। तो दोस्तों, देने की कॉल लीजिए। अगर आपको वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब किए करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।